हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज इस बुलेटिन में जानेंगे कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है, यह भी कि कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या चुना गया है। बात होगी सिप्री रिपोर्ट 2022 की। इसमें सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट है, रैंकिंग है। तो भारत की कितनी कंपनियां इसमें शामिल है और उन कंपनियों का क्या हथियार बनाने में और बेचने में क्या स्थिति रही है। जानेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में, इसका इतिहास और अब इतना हिंसक क्यों हो गया है दो राज्यों का विवाद। बात होगी टाइम मैगजीन ने जो बताया है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 उसकी। और बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात करेंगे नई बुक्स के बारे में, उनके राइटर के बारे में और नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइक बटन तो बनता है। तो पहला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, क्या चुना गया है इनमें से। आंसर होगा गोब्लिन मोड। ठीक है, गोब्लिन मोड। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का व्यवहार है जो अनैतिक रूप से खुद के प्रति है केवल, और आलसी, लापरवाह, लालची और आमतौर पर जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसको अस्वीकार करने वाला है। मतलब कि ये ऐसा व्यक्ति के बारे में, मोड के बारे में है, उस व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में है जो केवल अपनी सोचता है, आलसी है, समाज की परवाह नहीं कर रहा है, ऐसे। और ये शब्द जो है, ये वर्ड पहली बार 2009 में ट्विटर पर इस्तेमाल हुआ था और फिर 2022 में फरवरी में ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। कैसे वायरल हुआ? दरअसल कोविड-19 का लॉकडाउन तो पूरे दुनिया में लगा था, लेकिन जब प्रतिबंध खत्म हुए तो उसके बाद ये इस वर्ड की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई लोगों की भावनाओं को लेकर कि फलाना व्यक्ति गोब्लिन मोड में है, यानी बहुत आलस में है। अभी जो पहले कोविड-19 से पहले की जो स्थिति थी वो ऐसे नहीं आया। ठीक है, तो अब सवाल है कि कैसे चुना जाता है किसी भी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। तो वोटिंग की जाती है और उसमें जितने ज़्यादा लोग वोट देते हैं तो उनको चुना जाता है। ठीक है, और जो इसका इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें मेटावर्स सेकंड स्थान पर था और थर्ड पोजीशन पर था आई स्टैंड विद। और पिछले साल क्या था? 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का वैक्स था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में। तो क्या है 2022 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर? आंसर का होमर। ठीक है, और न्यूज़ ये रहा। तो होमर को चुना गया है। दरअसल ये जो वर्ड है ये मई 2022 में होमर ये इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा खोजा गया था, सर्च किया गया था और डिक्शनरी ने ये कहा है कि होमर को हमने चुना है। और ये गेम से रिलेटेड ये शब्द इस्तेमाल हुआ था। बेसबॉल में होम रन के लिए अनौपचारिक रूप से अमेरिकी जो है वो इस्तेमाल करते हैं होमर का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिप्री की रिपोर्ट आई है 2022 की, तो उसमें वर्ष 2021 में सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां हैं? तो इसका आंसर होगा 2। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट तो 2022 की है, सिप्री 2022, लेकिन इसमें आंकड़े जो है वो 2021 के, इसलिए हम क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 2021 का। तो पहले सिप्री को समझ लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया की रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हथियारों से संबंधित रिसर्च और आंकड़े जुटाती है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, स्वीडन में है। तो 2021 में की जो टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट बनी है उसमें 2 इंडियन कंपनियां हैं। कौन कौन से? तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, उसकी पोजीशन 42 है टॉप 100 में। और दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, ये 63 रैंक है इसकी। अगर हम बात करेंगे पिछले रिपोर्ट की, यानी 2021 में जो रिपोर्ट आई थी और उसमें 2022 के टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट थी, तो उनमें इंडिया की 3 कंपनियां थी। पहली थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL, दूसरी थी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उसकी स्थिति 63 रैंक, और तीसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
यानी BEL 66 रैंक थी, उसकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है, इस बार 63 हुई है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों टॉप 100 से गायब हो गई? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसे भंग कर दिया था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को, यानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको हटाकर और 7 नई PSU कंपनियां बना दी गई थी। क्योंकि अब एक बड़ी कंपनी 7 कंपनियों में टूट गई तो फिर उसे टॉप 100 से तो अलग होना ही था, और इस नाम से अब कोई है भी नहीं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज नाम से कुछ नहीं है। तो नई कंपनियां, इसलिए टॉप 100 में वो नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि दुनिया की टॉप 10 कंपनी कौन कौन सी है जो कि हथियार बनाने और बेचने का काम करती है, टॉप 100 में नंबर 1 है लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की। दूसरी है रेथियन टेक्नोलॉजी, अमेरिका की है। तीसरी है बोइंग, जो वो भी अमेरिका की है। चौथी है नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्प, ये भी अमेरिका की है। पांचवी कंपनी है जनरल डायनामिक्स, ये भी अमेरिका की है। छठी कंपनी है BAE सिस्टम्स, वो यूके की है। सातवीं कंपनी है नोरिंको, ये चाइना की कंपनी है। और इसके बाद लगातार चाइना की आप देख रहे हैं AVIC, CASC और CETC। तो टॉप ये 10 कंपनियां हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि 4 तो चाइना की है और 5 अमेरिका की है, एक है यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये समझना ज़रूरी था। और दुनिया की जो 100 कंपनी में, उनमें अगर हम बात करेंगे कि जो भारतीय कंपनियां हैं, 2 भारतीय कंपनियां हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है? तो रैंक तो आपने देख लिया। ये इसकी 2021 में बिक्री हुई थी 3.3 बिलियन डॉलर की, हथियारों की बिक्री की थी HAL ने, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये बिक्री की थी 1.8 बिलियन डॉलर की। ओके, समझ रहे बात? अब अगर हम बात करेंगे कि देश कंट्री लेवल पर किसकी क्या पोजीशन है, तो ये है कंट्री लेवल पर स्थिति। नंबर 1 अमेरिका है, हथियार बनाने में यानी 51% जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका की है। सेकेंड स्थान पर है चाइना 18%। तीसरा स्थान आता है यूनाइटेड किंगडम का जो 6.8%, फिर फ्रांस है, फिर ट्रांस यूरोपियन है, रशिया, इटली, उसके बाद है अदर है 4.0। अदर में बहुत सारे देश हैं, उनमें इंडिया भी है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच में विवाद। तो इस पर डिटेल बताते हैं, मैप के थ्रू बताएंगे, समझ में आएगा पूरा आपको। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है और ये आप ले सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है और मात्र 150 रुपये है, बहुत मामूली से चार्ज है। और उसके जरिए आपको 1 साल तक PDF तो मिलता है करंट अफेयर्स का, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है तमाम एग्जामिनेशन के, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, वगैरह वगैरह, तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ हैं, अगले 1 साल तक देने का मौका है। और बुक्स जो आने वाली है उस पर छूट भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक भी है कि मेंबरशिप कैसे लेना है, आप देख सकते हो, देखना ज़रूर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच में सीमा विवाद हिंसक हो गया और दोनों राज्यों ने बस सेवा निलंबित कर दी है, रोक दी है? कब? दिसंबर में। आंसर होगा कर्नाटक। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि 6 दिसंबर को उग्र हो गया, और इस दिन दोनों राज्यों के ट्रकों पर पथराव हुए हैं। कर्नाटक के एक संगठन है वेदिका नाम से, वो उग्र हो गया और महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों पर भी पथराव कर दिया। ठीक है, तो न्यूज़ तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हुआ है, और ये फोटोग्राफ है जिस ट्रकों पर हमले हुए हैं, रोका गया है इन ट्रकों को। तो नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक जाने वाली बसों को सस्पेंड कर दिया, मतलब नहीं जाएंगी। फिर दोनों राज्यों में विवाद हो गया, और विवाद जो है वो काफ़ी चरम पे पहुंच गया, मतलब तेज हो गया, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल हो गया। पुलिस ने संभावना जताई है कि अगर बस जाते हैं तो वहाँ यात्रियों पर हमला हो सकता है। ठीक है,
अब ये मामला ये है कि ये पॉलिटिकल भी हो गया। आप देख रहे हैं न्यूज़, अलग अलग नेताओं ने, यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेताओं ने, उन सब ने चेतावनी दी, कहा कि ये मामला है, कर्नाटक वाले कह रहे हैं महाराष्ट्र वाले गड़बड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाला कह रहा है कि कर्नाटक वाला गड़बड़ कर रहा है। अभी क्या मामला है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि भारत के का जो इतिहास है, जो बंटवारे का, यानी राज्यों का जो बंटवारा हुआ था उससे रिलेटेड। तो ये प्यारा भारत है, उसमें यहाँ पर महाराष्ट्र है और ये है कर्नाटक। ठीक है, विवाद कुछ हिस्से को लेकर है, इतने यहाँ के हिस्से को लेकर है, लेकिन ये जो चीज़ है उसको समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद राज्यों का जो बंटवारा हुआ था भाषाई आधार पर, कैसे हुआ था। तो मैं एक फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये मैप है, ये 1956 का है। आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी मिली, फिर धीरे धीरे सब चीज़ सेटल हुआ और 1956 की बात है। तो उस वक्त भारत का मैप इस तरह का दिखता था। अलग अलग राज्य, कोई हैदराबाद राज्य था, बॉम्बे राज्य था, ठीक है, उड़ीसा अलग था, मतलब इस तरह से मैसूर अलग, मैसूर था राज्य, मद्रास था राज्य, और इस तरीके का ये पूरा सिस्टम था। ठीक है, फिर 1947 के बाद क्या हुआ कि ये सोचा गया, तय हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हो। ये डिमांड भी आई। फिर इसके लिए श्यामधर कृष्ण आयोग बनाया गया था और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देश हित के खिलाफ बताया उस वक्त। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारा होने के लिए बहुत डिमांड उठती रही। बाद में JVP आयोग बना, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो उनके मिलकर और एक आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बना और इसी के आधार पर 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। महाराष्ट्र उस समय बम्बई और कर्नाटक और मैसूर, ये देख रहे हैं, इन 3 राज्यों में के नाम से जाना जाता था। और फिर ये रूप निकल के आया अलग अलग राज्यों का। हालांकि बाद में और कई राज्यों का बंटवारा हुआ, जैसे बिहार का इधर बंटवारा हुआ, उधर आंध्र प्रदेश का भी बंटवारा होगा और हो गया। लेकिन ये जो रूप है, एक तरह से यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके वो रूप आया। तो उस समय क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के नेताओं ने बेलगावी, निप्पणी, कारावर, खानपुरा, नांदगाड़, उसको महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की थी। ये यहाँ का हिस्सा है, यहाँ पर इस जगह का इलाका है। ठीक है, कहा था कि ये मराठी भाषा बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो इस इलाके को महाराष्ट्र में मिला लेना चाहिए। समझ रहे बात। और इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया था। इस आयोग ने 1967 में ही रिपोर्ट सौंप दी थी। आयोग ने ये कहा था कि इसके कुछ हिस्से को कौन कौन से, नप्पाणी, खानापुर, नांदगाड़, उसको मिलाकर 262 गांव को महाराष्ट्र को सौंप दिया जाए और वो इसकी सीमा बदल जाए, ऐसा कहा गया था। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो बेलगावी और 800 से अधिक गांवों की मांग कर रहा था और उसने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। मतलब महाराष्ट्र ने, उसी समय की बात है, ये आज की विवाद शुरू होने हुआ है। 1967 में एक तरह से विवाद की बुनियाद जो ना तेज हुई 1967 में। उस समय कहा, महाराष्ट्र ने कहा कि नहीं, हमें इतना हिस्सा नहीं चाहिए, हमें और ज़्यादा हिस्सा चाहिए, क्योंकि वहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। तो इसी पर कर्नाटक ने आपत्ति जता दी, कहा कि ये गलत बात है, हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, फिर ये मामला और बढ़ता गया, धीरे धीरे मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। महाराष्ट्र सरकार सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई 2004 में। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि इसको आपसी मसले से बातचीत करके हल निकाल लिया जाए। और फिर अभी हाल में 30 नवंबर 2022 को भी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग बातचीत कीजिए दोनों सरकारें और इसको सेटल कीजिए, फिर और देखते हैं इस पर और क्या किया जा सकता है।
तो इस विवाद पर बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य शंभू राजे देसाई, उनको बेलगांव जाना था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने एक चिट्ठी लिखकर दोनों को आने से मना कर दिया, मतलब वो बेलगांव आते। तो इसी कारण दोनों राज्यों के नेताओं के बीच में बयानबाजी हुई और फिर नतीजा ये हुआ कि 6 दिसंबर को यहाँ पर सीमा पर विवाद हो गया बेलगांव के आसपास। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कई दिनों से महाराष्ट्र के कुछ गांवों को कर्नाटक में जोड़ जाने की भी बात कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र कह रहा है कि हमें कुछ गांव दे दिए जाए बहुत सारे, और कर्नाटक भी कह रहा है कि ऐसा है कि कन्नड़ भाषा भी बोल रहे हैं लोग उसके आसपास के सीमा के उस पार यानी महाराष्ट्र में, उसको जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कई सारे नाम भी लिए, सोलापुर, अक्कल जैसे कन्नड़ भाषाई इलाका उनका दावा था, कोशिश की जाए। तो इसी दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में नहीं शामिल होगा, ठीक है, और कहा कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के बेलगांव, निप्पणी और कारावार जैसे मराठी भाषा वाले जो गांव हैं उनको लेकर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला लड़ेंगे। तो ये जो है ना, इसकी वजह से विवाद बहुत तेज हो गया। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो विवाद है ना, वो पॉलिटिकल विवाद ज़्यादा है, ठीक है। भाषाई अस्मिता का मामला दोनों तरफ से एक तरह से उठाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि 2023 में चुनाव होने वाला है कर्नाटक में। तो कर्नाटक वाले ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो जो दिया जाए, जो कन्नड़ बोल रहे हैं, और महाराष्ट्र में जो कुछ हिस्सा है वो। और महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव 2024 में है, लेकिन वहाँ भी चूँकि पॉलिटिकली अस्थिर राज्य है वहाँ पर वो, तो इस वजह से वहाँ भी अब विवाद शुरू कर रहे हैं वो लोग भी कि हमें जो है ये वाला हिस्सा दिया जाए, ठीक है। तो दोनों राज्यों के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब ने इस पर ज़बरदस्त बयानबाजी की है। तो महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। कर्नाटक, उसकी राजधानी बेंगलुरु है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। ये टोटल विवाद है, आप समझ चुके होंगे। और ख़ासतौर पे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है? आंसर होगा वोलोडिमीर जेलेंस्की, उसे घोषित किया है, ठीक है। कौन है वो? तो वो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं और ये है पर्सन ऑफ द ईयर वोलोदिमीर जेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की जो स्पिरिट है, मतलब वो जो रूस से लड़ रहा है उसको लेकर। देखिए, रूस ने हमला किया यूक्रेन में और अभी भी रूस जीत नहीं सका है। भले ही कुछ हिस्से में कब्जा कर लिया हो रूस ने, लेकिन यूक्रेन जो है वो डटा हुआ है और लड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इनके बायोग्राफी के बारे में, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पर लिंक आ रहा है, तो ये क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। ये BPCL के पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, तो उनको अब ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो केंद्र सरकार की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी उसने 7 दिसंबर को उनको इस पद पर नियुक्त किया है। अगले 3 साल तक वो कंपनी का नेतृत्व करेंगे, ठीक है, अरुण कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल जीत लिया है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, मीराबाई चानू ने ये जीता और फोटोग्राफ ये रहा। तो उन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि चल रहा है, तो उसमें सिल्वर मेडल, टोटल इन्होंने 200 किलोग्राम वजन उठाया था
और 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया। अब पूछ सकते हैं कि वेट कैटेगरी क्या होता है। मतलब कि जो खिलाड़ी है उसका जो वेट है वो 49 किलोग्राम है और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 49 किलोग्राम वर्ग के, मतलब उसी वेट के लोग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल में क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी होती है एज के अनुसार, और उस खिलाड़ी को अगर 49 किलोग्राम में जाना है तो उसे अपना वेट जो है ना 49 किलो ही रखना होता है, बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो ये इन्होंने इसमें 200 किलोग्राम का भार उठाया अलग अलग में, जैसे स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का ये दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 2017 में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ सवाल होगा कि ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये है कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया में ये आयोजित किया जा रहा है। अब 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित होगा, 16 दिसंबर तक चलेगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ ये आयोजन करवा रहा है। तो जो भी आगे इससे रिलेटेड जो अचीवमेंट आएंगे इंडिया के, तो मैं आपको उसके बारे में अवेयर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। योगेंद्र के अलग, उनका निधन हो गया 6 दिसंबर 2022 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा अर्थशास्त्री। 83 ईयर के थे और सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च अहमदाबाद के वो उपाध्यक्ष रह चुके थे। और आपको बताऊं कि 1996 से 98 के बीच में जो संयुक्त मोर्चा सरकार थी केंद्र में, उस दौरान बिजली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र प्रभार के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 18वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। तो ये 5 और 6 दिसंबर को ये मीटिंग आयोजित की गई, न्यू दिल्ली में आयोजित की गई और बांग्लादेश मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर है। और भारत की तरफ से इस मीटिंग में नेतृत्व किया पीयूष गोयल ने। वो अतिरिक्त सचिव हैं गृह मंत्रालय के। पीयूष गोयल वो नहीं, जो मंत्री हैं वो नहीं, पीयूष गोयल एक और हैं, IAS अधिकारी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने, और बांग्लादेश के AK मुखलेसुर रहमान, तो उन्होंने वहाँ पर वो बांग्लादेश के एडिशनल सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय में, बांग्लादेश सरकार में। तो उन दोनों के बीच में ये सीमा को लेकर, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर और कैसे प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो घुसपैठ वगैरह है, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, तो वो कैसे रोका जाए, इन सब पर चर्चा हुई है। बांग्लादेश का मैप यहाँ पर देख रहे हैं आप। राजधानी क्या है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार किस आंदोलन पर आधारित किताब को मिला है? आंसर होगा चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन पर आधारित बुक है, तो उसे ये दिया गया, दिल्ली में आयोजित किया गया ये इवेंट और ये अवार्ड दिया गया। किसने लिखा है? तो शेखर पाठक ने इस बुक को हिंदी में लिखा, बुक ईयर है। और इसका ट्रांसलेशन किया है मनीषा चौधरी ने, और नाम था द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, तो अनुवादित जो पुस्तक थी इंग्लिश वाली, तो उसको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये किताब वहाँ पर स्थानीय समुदाय में महिलाओं के द्वारा बताई गई कहानी बताती है, मतलब महिलाओं ने ही बताया है, उसको लिखा गया है कि आंदोलन कैसे हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे, उत्तराखंड में ये हुआ था और 1974 की बात है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के रैनी गांव से ये शुरू हुआ था और पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो उस वक्त महिलाओं ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और इसका नेतृत्व इस आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज थोड़ी देर हुई है आपको पहुंचने में, कोशिश होगी जल्दी वीडियो आ जाए। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। और हाँ, मेंबरशिप जिन लोगों ने नहीं लिया है ज़रूर देखना, मात्र 150 रुपये का है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर करें।